आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों से कि वो क्या सोचते हैं हमारे बुजुर्गों के बारे में। तो सबसे पहले आप बच्चों से ही ये प्रश्न पूछे जाना चाहिए। तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपके घरों में दादा दादी नाना नानी हैं, और अगर हैं तो आप कितना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं और वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या कभी आप लोगों ने इतना वक्त दिया है उन्हें, उनके पास बैठे उनसे जानने की कोशिश करें कि कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं है, या उनके घर में दादी और दादू दोनों हैं तो मैं दादी को टाइम देती हूँ। कभी कभी उनको नेल पेंट लगाने का बहुत शौक है तो मैं कभी कभी जाती हूँ, उन्हें लगाती हूँ और उनसे अचार भी वो बनाती है मेरे लिए, मैं जाती हूँ और उनके साथ टीवी देखती हूँ और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और कई बार दादी कहती हैं कि उनके पैर में गोडों में बहुत दर्द होता है तो मैं मालिश भी करती हूँ। आप बातें करते हैं, उनसे शेयर करते हैं कुछ? मैं हमेशा उनसे जाकर बात करती हूँ कि अगर उन्हें कोई परेशानी है। मैं उनके साथ रोज पार्क में जाती हूँ शाम को जी, ताकि वो अपनी सहेलियों से मिल लेती है मेरी दादी जी, तो उन्हें बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं हमेशा से अपने दादा दादी के साथ ही सोती हूँ और वो मुझे तरह तरह की कहानियां भी सुनाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं और कैसे उन्होंने मतलब मेरे मम्मा पापा को गाइडेंस दी और कैसे वो चाहते हैं कि हम रहें सारी मिलजुल के, सारा चाचा चाची दादा दादी सारे कैसे रहें, वो हमें सारे सिखाते रहते हैं और जहाँ पे भी हम गलत होते हैं वहाँ पे हमें बताते हैं, गाइडेंस देते हैं और हमें बहुत अच्छे से रखते हैं। कभी कभी जरूर वो केरला में रहते हैं, मैं यहाँ न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पे रहती हूँ फरीदाबाद में, पर मैं हमारे वेकेशन में हमेशा जाती हूँ उनके पास और उनसे बहुत देर बातें करती हूँ और उन्हें बहुत खुशी होती है जब वो मिलते हैं मुझसे। दादा दादी नाना नानी के पास जाना चाहते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं और यही नहीं, उनके कोई छोटे छोटे शौक होते हैं उन्हें भी पूरा करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। विशेषज्ञों के पास आते हैं। गोपेश्वर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करते हैं। साहित्य से रिलेट कीजिए, जीवन से रिलेट कीजिए, किस तरह से बुजुर्गों को देखते हैं आप, क्या मायने हैं बुजुर्गों के हमारे लिए और हमारे जीवन में? बुजुर्ग हमारे सामने अनुभव की साक्षात प्रतिमा है जी। हम बहुत सारी बातें किताबों से जानते हैं, वो सिद्धांत की बातें होती हैं जी, लेकिन जिन्होंने बहुत लंबा अनुभव जिया है और जिन्होंने इस दुनिया को खुली आंखों देखा है, जिन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जी, जिन्होंने परिवारों को बनते हुए और बिगड़ते हुए देखा है, जिन्होंने लोक जीवन की वो ध्वनियां सुनी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक युग के पहले की हैं जी, और इस समय को भी देख रहे हैं जब हमारे जीवन में डिजिटल दुनिया ही चारों ओर फैली हुई है जी। तो क्या अच्छा था और क्या हमसे छूट गया जी। डिजिटल दुनिया में हमने क्या प्राप्त किया और क्या खो दिया? वो कौन से तत्व हैं जो मानवीय संवेदना को जोड़ते हैं? इसको जानने का सबसे अच्छा जरिया हमारे अनुभवी बुजुर्ग लोग ही हैं जी, जिन्होंने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा जी, और जो अपने अनुभव से इस दुनिया को सिखा सकते हैं। जरूरत यह है कि कई बार होता यह है कि नई पीढ़ी जो वृद्ध लोगों को मानती है कि ये तो गुजरे जमाने के लोग हैं जी, ये इनका समय नहीं है और ये हमारे जमाने में फिट नहीं बैठ रहे हैं जी। कई बार बुजुर्गों को भी लगता है कि ये नई पीढ़ी जो है दूसरी दिशा में चली गई है जी। तो असल में होना ये चाहिए कि हम जमाने को पीछे तो नहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए हमें जमाने के साथ भी चलना है जी। लेकिन जो पिछला समय है वह अनुभव लिए हुए है, उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी अच्छाइयां की हैं। गलतियों और अच्छाइयों का लाभ नई पीढ़ी को मिले, नए जमाने को मिले, इसके लिए जरूरी है कि नई पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में एक संवाद होता रहे। पहले के लोगों का जीवन गपसप में बहुत बीता है, लेजर पीरियड जी। आज का लेजर पीरियड जो है सो इंटरनेट पर और मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर बीत रहा है। तकनीक से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, तकनीक के अपने फायदे हैं नई तकनीक के, लेकिन इसी के साथ साथ हमें यह भी है कि जो हम समूह में बैठते थे, आपस में सुख दुख बांटते थे, एक दूसरे का चेहरा देखते थे,
और एक दूसरे की भावनाओं को जैसे शेयर करते थे। ये सारी चीजें हमसे छूटती गई हैं। और वो जो शेयर करते थे इसमें बुजुर्गों का बहुत हिस्सा, बड़ा हिस्सा शामिल हुआ करता था जी। हम उनसे किस्से कहानियां, उनके अनुभव। बहुत पहले बच्चन ने लिखा था कि वृद्ध जन को क्यों खटकती है क्षणिक मेरी जवानी। जी। तब एक तनाव आने लगा था बुजुर्ग में और युवा पीढ़ी में। जी। उस तनाव को कम किया जाए और उनके बीच संवाद की, सहभागिता की, बातचीत की, एक दूसरे के अनुभवों से कुछ सीखने की, नए जमाने के साथ बुजुर्गों के चलने की और नए जमाने वालों को पीछे वालों से कुछ सीखने की जरूरत है और उसी की आवश्यकता पर हमें जोर देना चाहिए। बात गैप की आ जाती है और आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और बहुत बच्चे आपकी छत्र छाया से पास होकर बाहर निकलते हैं। किस तरह की मॉरल वैल्यू आप देखती हैं कि देने की बहुत जरूरत है आजकल के बच्चों को, खासकर अपने बुजुर्गों के लिए, ताकि वो उनका सम्मान करें, उनके साथ रहे और जो एक गैप आ जाता है, जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, उसे फुलफिल कर सकें? देखिए, जनरेशन गैप मेरे ख्याल से कभी खत्म नहीं होगा जी। और आज से शायद 40-42 साल पहले भी रेडियो स्टेशन पर मैं जब स्टूडेंट थी, अपने प्रोफेसर साहब के साथ इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए बैठे थे। जी। 2 पीढ़ियों में बढ़ता अंतराल। आज 40 साल बाद हम फिर पीढ़ियों के गैप की बात कर रहे हैं। वो गैप रहेगा क्योंकि उनकी एक उम्र में, उनके अनुभव में, उनके जमाने में, उनके जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है वो दोनों का डिफरेंट है, जिससे सोच बनती है उनकी। पर वो गैप अपमान का कारण ना बने। जी। हम बच्चों को संस्कार देते हैं, एजुकेशन का काम है बच्चों को संस्कार देना। जो शिक्षा संस्कार नहीं देती वो अधूरी है। जब मुझे सहारे की जरूरत है तो मेरी उंगली छोड़कर चला गया, तो वहां से दुख पनपता है। तो उंगली ना छोड़े, थका चूका ना माने, प्यार और संवेदना की जरूरत पूरी करें। बुजुर्ग चाहते हैं कि बच्चे उनके पास बैठे, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो जाते हैं और चाहते हैं कि उनकी लाठी बने बच्चे। आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की सबसे पहले तो मानसिक और शारीरिक परेशानियों से रूबरू हो जाते हैं? सर ने डिस्कस किया कि देखिए वो जो डिस्कनेक्ट हो रहा है जो 2 पीढ़ियों के बीच में, मैडम ने ये कहा कि देखिए जो डिस्कनेक्ट है वो तो 40 साल पहले भी था, अब भी है और शायद आगे रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जहां तक शारीरिक और मानसिक परेशानियों की बात है, देखिए उम्र के पड़ाव के बाद में ये तो आना ही है, लेकिन इसको फेस किया जा सकता है, इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहले हम डिस्कस करते हैं अमेरिका, जो कि ऐसा माना जाता है कि बहुत ही विकसित देश है और वहां पे देखिए कोई दिक्कत खास नहीं है, मतलब लाइफस्टाइल के मामले में। कहती है कि 92% एल्डरली ऐसे हैं जहां पे कोई ना कोई समस्या हेल्थ रिलेटेड है उनको। अच्छा, दूसरा वो ये कहते हैं कि 72% एल्डरली ऐसे हैं, एल्डरली से मेरा मतलब है वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र हिंदुस्तान में 60 साल से ज्यादा है और बाहर जो है वो 65 साल से ज्यादा है। तो ऐसा माना जाता है कि 72% एल्डरली ऐसे हैं कि जिनको कोई ना कोई समस्या है। तो आप ये देखिए कि अगर विकसित देशों में समस्या है तो बाकी जो है हम तो विकासशील देश हैं, तो हमारे यहाँ जो है समस्या होनी चाहिए। तो ये तो एक उम्र से जुड़ी हुई बात है। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि मानसिक और जो शारीरिक जो समस्याएं हैं, तो मैं इनको जो समस्याएं हैं समराइज करना चाहूंगा एक निमोनिक के तहत, ताकि सबको ये मालूम चले कि क्या दिक्कतें होती हैं। तो जैसे इसको हम याद रख सकते हैं ABCDE से। जी। जैसे A फॉर अल्जाइमर। अल्जाइमर मतलब देखिए भूलने की तकलीफ होती है 60 साल के बाद अक्सर स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ 5% लोगों को होती है, 95% को नहीं होती है। तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि देखिए अगर आपकी उम्र हो गई है तो मतलब आपको ये होना ही है। B फॉर बोन डिजीजेस, जॉइंट में दिक्कत होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। C फॉर कार्डियक डिजीज, हार्ट डिजीज की बीमारियां उम्र से रिलेटेड है। और C फॉर कैंसर, कुछ लोगों में, हर एक को नहीं, इससे डरना नहीं चाहिए, कुछ लोगों में कैंसर हो जाता है। D फॉर डिप्रेशन एंड D फॉर डायबिटीज।
डिप्रेशन देखिए एक कांतवास का शिकार जो है लोग हो जाते हैं, या एक कहिए कि आइसोलेशन जो है वो आ जाता है। और डी फॉर डायबिटीज, डायबिटीज तो ऐसा बोला जाता है कि हिंदुस्तान में डायबिटीज के बहुत सारे मरीज हैं। हालांकि ये कहने में मुझे कोई खुशी नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज एक समस्या है, एक बहुत गहरी चिंता का विषय है हिंदुस्तान के लिए। ई फॉर आई डिजीजेस, देखिए कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, और ई फॉर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में बहुत सारी एक ग्रुप है जो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए समराइज किया ABCD से कि क्या क्या वृद्धावस्था में समस्याएं आ सकती हैं, जो कि शारीरिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी हो सकती हैं। लेकिन अब आपने जैसे कहा कि शारीरिक ग्रुप जो है वो अलग है, मानसिक ग्रुप अलग है, तो जो कॉमन जो समस्याएं हैं एक बार हम उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अल्जाइमर एक ड्रेडेड डिजीज है, और अगर मान लिया सर्वे किया जाए लोगों का कि इसके बारे में अवेयरनेस कितनी है, तो मैंने अभी पूछा, देखिए 3 पीढ़ियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो मैंने पूछा कितने लोगों को बोलने की तकलीफ के बारे में पता है जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे हो जाती है। तो 10% के आसपास लोगों ने कहा हमें मालूम है। और इसमें देखिए हर एक किस्म के लोग, डॉक्टर्स भी जो प्राइमरी लेवल पे हैं उसमें जो अवेयरनेस होनी चाहिए वहां पे कमी है, एमबीबीएस लेवल पे भी थोड़ी सी कमी है इस बीमारी के अवेयरनेस के बारे में। तो ये जो विषय है उठाए गए हैं, और एमबीबीएस लेवल पे भी जो जीरियाट्रिक केयर है, यानी कि ओल्ड एज को कैसे आप डील करेंगे, डॉक्टर्स को भी ये ट्रेनिंग जो है अब इम्पार्ट हो रही है, और इसमें आगे भी काम होगा। लेकिन जो बोन डिजीजेज है बहुत कॉमन है, और जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आप सबको पता है हमें पसंद है छोले भटूरे, समोसे, कुलचे, और ये जो खाने हैं जिसमें फैट, मेरे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कहेंगे हम टाइम पे दवाई लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर जाके बिस्किट खाते हैं, कुकीज खाते हैं, गज्जर, मूंगफली, रेवड़ी, और देखिए लगे रहते हैं, और अल्टीमेटली कहते हैं जो भी हो हम ये हलवा और पूरी नहीं छोड़ सकते। तो देखिए अगर हलवा और पूरी हाई कैलोरी फूड हम खाते रहेंगे, और वो जो है हम बाहर के गोलगप्पे खाते रहेंगे और वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इससे फिर दिक्कतें होती है। तो ये हमने जस्ट एक समराइज किया कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब शारीरिक और मानसिक एज के साथ रिलेटेड है, लेकिन उनको टैकल किया जा सकता है। ऐश्वर्या जी आपके पास आते हैं, और अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजना बनाई है बुजुर्गों के लिए, तो आपसे ये चाहेंगे कि आप उसके बारे में कुछ बताइए। संविधान का आर्टिकल 41 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। सबसे पहले तो उस आर्टिकल में मैंडेट है कि सरकार वृद्ध लोगों के लिए, डिसएडवांटेज लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशल कानून बनाए। उसी कानून के तहत, उसी मैंडेट के तहत 2007 में एक कानून बना था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, जो 2007 का एक्ट है। उसमें कई सारे कानूनी राइट्स सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं जो 60% से ऊपर की एज के हैं। एसेंशियली जो वो राइट्स, अधिकार हमारे पास हैं सीनियर सिटीजन्स के पास, वो अधिकार उनसे है जो आपकी संपत्ति और या आपकी वसीयत को डिजर्व करेंगे या लेंगे। आपके बच्चे अगर आपको किसी भी तरह ट्रीट करते हैं, मिसट्रीट करते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन सबके लिए हैं। इसके साथ ही साथ आपने बताया कि जो सरकारी पॉलिसीज हैं वो बहुत सारी पॉलिसीज बनी हुई हैं। इनफैक्ट ऐसा है कि सेंटर का भी मैंडेट है और स्टेट का भी मैंडेट है। तो कई जगह स्टेट गवर्नमेंट्स का इतना स्ट्रांग और रोबस्ट रोल नहीं रहा है, लेकिन सेंटर की पॉलिसीज 1999 के बाद से धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जाते हुए उन्होंने कुछ पॉलिसीज जो बनाई हैं, उस पॉलिसीज के तहत ही है कि आप देखिए जो टैक्सेशन में सीनियर सिटीजन्स को फायदा है, वो टैक्सेशन का उनका अलग ही ब्रैकेट है। बैंक की जो सेविंग और एफडीज की जो रेट्स हैं वो अलग हैं। उसके अलावा भी जो सीनियर सिटीजन्स होम्स वगैरह का है, ओल्ड एज पेंशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट करी है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम जितना सेंटर दे रही है उसको तो मैच कीजिए ही कीजिए। तो वो भी एक अलग अलग कैटेगरीज में बना हुआ है, और भी कई तरह की बेनिफिट्स। कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे आए हैं। एक रिवर्स मॉर्गेज की एक नई चीज चालू हुई है कि आप अपने घर में रहना चाहते हैं पर आपके पास अगर पैसे नहीं है, घर खाली है, तो पैसा कहां से आए आपका घर चलाने के लिए, तो आप उस मकान को रिवर्स मॉर्गेज पे दे सकते हैं जिस घर में आप रह रहे हैं। आपके पोजेशन वगैरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन आपको उस घर के नाम पे पैसा मिलेगा। ये एक रिवर्स मॉर्गेज का है। तो ये भी कई नेशनल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के बेनिफिट्स दे रहे हैं। पॉलिसीज बहुत सारी हैं, काफी सारे बेनिफिट्स हैं,
और प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से रेड टेपिज्म कम हुआ है। अदरवाइज ये पॉलिसीज का जो बेनिफिट है वो सही जगह पे सही लोगों को मिल नहीं पाता था, तो अब इससे काफी बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी मेरा स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि कानून, पॉलिसीज ये सब आती हैं क्योर की तरफ, जब कोई बीमारी हो चुकी है, जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है। ये ओल्ड एज और सीनियर सिटीजन्स और हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे समाज में जो परिवार की यूनिट का विघटन हो रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। और जब उस पे फोकस नहीं, जरूरत तो हमें प्रॉब्लम पहले से ही हमारे रिश्ते ऐसे होने चाहिए सही नहीं होते। संवाद की बात हुई, डॉक्टर साहब ने बताया, मैडम ने बताया, काफी सारी एस्पेक्ट्स बताए, पर एक छोटा सा इनपुट मेरा ये है कि जब तक हम हमारे सीनियर सिटीजन्स को, हमारे पेरेंट्स को, दादा दादी, नाना नानी को, माता चाचा बुआ, इन सब को एज एसेट्स नहीं देखेंगे, अगर हम इनको ऐसे नहीं अगर हम बोझ समझेंगे तो हमें बोझ लगेंगे। अगर हम समझेंगे कि ये हमारे लिए एसेट्स हैं, हमारे लिए वैल्यू हैं, कितना एक्सपीरियंस का धन है इनके पास, कितनी इनकी वैल्यू है, क्या कहानियां जो हमने सुनी है, आज उन कहानियों का कोई कंपैरिजन नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट एक छतरी और एक छाया, वट वृक्ष की छाया की तरह बुजुर्ग हमारे परिवार में अगर रहते हैं, तो हमारी जो परेशानी की लेवल्स हैं वो मतलब हम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं अगर हमारे ऊपर की जनरेशन की छाया हमारे। ये बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गों के कल्याण के लिए न केवल हमारी सरकार योजनाएं बना रही है, मीडिया योगदान दे रही है, इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं भी हैं जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। और इसी से संबंधित हमारे बीच मौजूद है सरदारी लाल जी और राजेंद्र चतुर्वेदी जी, जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं और ये वरिष्ठ नागरिक आवास पत्रिका निकालते हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी पत्रिका के बारे में भी कुछ बताइए। इसका प्रकाशन हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और मैं समझता हूं हमने 2007 में जब इसका प्रारंभ किया तो बहुत कम बुजुर्ग जानते थे कोई हिंदुस्तान में पत्रिका निकलती है, लेकिन आज बुजुर्गों की संख्या बढ़ी और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम कुल जनसंख्या का 20% के करीब मतदाता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठोकरें खा रहे हैं। दादा दादी की बात दूसरी है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग आज परेशान है तो अपने माता पिता से हैं। कोई भी पोते पोती से परेशान नहीं है। मैं भी, मेरे भी पोते पोती हैं, लेकिन मैं उनसे परेशान नहीं हो सकता। परेशान होता है तो अपने बच्चों से होता है, और क्यों होता है इसके बारे में सभी जानते हैं। बुजुर्ग भी, आज बहू सवेरे उसको कह देती है आप यहां से चले जाइएगा, पापा वो तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, हस्बैंड तो आप जाइएगा, और वो बेचारा बस स्टैंड पे बैठा हुआ अपना दिन गुजारता है। रात को घर पे आता है तो उसको चाय तक नहीं मिलती। तो जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, जिनकी अपनी आय है, जो मेरा अनुभव है 10 साल में, वो तो ठीक है, लेकिन वो बुजुर्ग भी हैं जो कुछ नहीं करते, सारा दिन घर के बाहर ताश खेलते रहते हैं और इस परेशानी से गुजरते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, सरकार ने काफी कुछ किया है, बुजुर्ग भी परेशान है। अगर उनको एक जगह आप डाल देंगे वृद्ध आश्रम में, क्या वहां पे उनको मानसिक शांति मिलेगी? क्या वहां पे उनको सब वो चीजें मिलेंगी जो बच्चों के साथ मिलती हैं, जो समाज के साथ मिलती हैं? नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। आज पूरी दुनिया, जापान के अंदर औसत आयु 80 से ज्यादा है। वहां के बुजुर्ग जेल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां जेल में कम से कम उनको एक माहौल मिलता है। लेकिन जब वो यहाँ रहते हैं समाज में कोई बात करने वाला नहीं होता, समाज में उनको धकेल दिया जाता है एकांतवास में। तो ये एकांतवास, एकाकीपन, दिल्ली, हिंदुस्तान में भी न्यूक्लियर फैमिली का अब प्रचलन हो गया है। कितने परिवार हैं जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, कितने परिवार हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। कहने को तो हम भी कहते हैं संस्कार हमारे हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे गांव से भी आए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि गांव में भी अब ये परंपरा शुरू हो गई है एकाकी परिवारों की, आपके सामने कौन सी समस्याएं आती हैं? जो बैठक अपनी थी वो बैठक आज खत्म होगी जी। और बैठक में जो बच्चे उन बुजुर्गों के पास बैठते थे, उन बच्चों ने उनके पास बैठना छोड़ दिया और वो जो बुजुर्गों से शिक्षा मिलती थी वो शिक्षा से दूर हो गए। अभी बुजुर्ग अपनी बीती हुई बातें अगर उन बच्चों के सामने आज बताने लगते हैं तो आज के बच्चों को उन पर चढ़ापन आता है, कहते हैं तुमने क्या किया है जिंदगी में, तुमने तो नरक ही ढोया है। अभी हमारे को कहानी सुना रहे हैं, आप कच्चे मकानों में रहते थे, आप ऐसा करते थे। वो अपनी कहानी सुनाता है, अरे हमने तो इतना मेहनत की है, तुम आज कर ही नहीं सकते। हम तो समाज के अंदर
कई एक त्रुटियां ऐसी पैदा हो चुकी हैं जिनको हम व्याख्यान करें तो और भी व्याकुल होने का जरिया बनता है, क्योंकि समाज में बच्चों में आजकल के में बुराई जो है एक नशे की लहर बन चुकी है। नशे की लहर से अपना नशे में होने के बाद अपना पराया अपना भूल गया है। कोई एक परिवार का अच्छा पढ़ा लिखा हो जाता है और वो कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है, और कभी वो अपने गांव में अपने घर में बुजुर्गों के पास आ जाता है तो उनको अपने माँ बाप का अपने परिवार परिचय देने में भी हिचकता है, क्योंकि बूढ़ा पड़ना है। बच्चे देखते हैं भाई कैसे माँ बैठा है, हुक्का आगे रखा हुआ है, इससे तो जो है तो भालू है। बच्चे उसको परिचय देने के बाद बच्चे उस बुजुर्ग को भालू बताते हैं। उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, उनको कहानियां लगती है कि आप हमें कहानियां सुना रहे हैं, वो भी झूठी तरह की। आपने कुछ किया नहीं या परिचय देने में हिचकते हैं आज के, आपकी क्या राय है? मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे सिचुएशन हमारे साइड बहुत कम होती है, क्योंकि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे हमसे डेली ये पूछा जाता है कि आपने आज सुबह उठ के अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए या नहीं। बहुत बड़ी बात कि स्कूल में ये शिक्षा दी जा रही है कि आपने सुबह उठकर अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए कि नहीं। मैम, डेली डायरी हमारी बनवाई गई है, तो उसमें हमें लिखना होता है हमने उनके साथ आज कितना टाइम स्पेंड किया, क्या क्या बातें हुई, कौन से इश्यूज आज हमने उनके साथ डिस्कस किए। इसके साथ ही हमें एक टास्क मिला था कि हमें अपने पूर्वजों के नाम लिख के लाने हैं। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके सभी के नाम हम मैक्सिमम मतलब मिनिमम हमें बोला गया था 10 पीढ़ियों तक के हमें नाम लिखने हैं डेली डायरी में। और ये कैलकुलेशन अपने आप में ही बहुत बड़ी है जी। और उसके साथ हमें अपना एम लिखना था कि हमारे बुजुर्गों का हमारे साथ, चाहे वो हमारे साथ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और जो हम एम अपना बना के चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करेंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल से ऑनरेबल रामवीर सिंह जी ने ये इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया था। मोस्टली हमारी सोसाइटी में सोचा जाता है कि लड़कियां हैं तो इन्हें चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मम्मा पापा आप ये मानते हैं कि हम दोनों इक्वल हैं, जैसे मेरा छोटा भाई है कि हम दोनों इक्वल हैं, तो उन्होंने बोला हाँ इक्वल हैं। तो मैंने उनसे बोला कि फिर मुझे एक राइट चाहिए कि मुझे भी चरण स्पर्श करने का ये अधिकार चाहिए, अगर आप हमें इक्वल मानते। तो उस दिन के बाद वो हमें अलाउ करते हैं। उससे पहले वो बोलते थे कि नहीं पाप लग जाएगा, बाहर चढ़ जाएगा, ऐसा कुछ बोलते थे। यानी कि आपने अपनी सोच से अपने माता पिता की सोच भी बदल डाली। अभी आपके सामने जो चर्चा हो रही थी उसमें बड़ा अच्छा है, एक मेरी बेटी जो बैठी शिवानी, हमारे स्कूल की बहुत बहुत छात्र है ये, और मैं ब्रह्मशक्ति स्कूल का चेयरमैन हूं। मैंने जब ये स्कूल की स्थापना की तो एक ऐसा संस्कारी मेरा विद्यार्थी था, छात्र था, रामवीर जी, जो आजकल विश्वविद्यालय के अंदर प्रिंसिपल हैं। उन्होंने वास्तव में उस स्कूल को, मैंने कहा कि एक सीबीएसई का पैटर्न होते हुए भी एक गुरुकुल की पद्धति के अंदर भी उसको ढाल करके उन ग्रामीण बच्चों को, जैसे हमारे बुजुर्ग भी बता रहे थे, वो एक ऐसा रिमोट एरिया गांव जहां पर ना कोई सरकारी बसें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे ग्रामीण बच्चे हैं जो वास्तव में संस्कारी होकर के हमारे बुजुर्गों की सेवा और उनकी सुरक्षा के अंदर लीन रहना चाहते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, बुजुर्ग तो मैं भी हूं, बुजुर्ग मेरे सामने ज्यादा बैठे हैं। हम ये तो मानते हैं कि हमें वो सम्मान जो मिलना चाहिए हमारे बच्चों से नहीं मिल पा रहा है। कारण बहुत से हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया, पारिवारिक भी बहुत से कारण है, अकेले परिवार रहते हैं, बहुत से कारण है। लेकिन कहीं न कहीं एक बात हमें भी सोच लेनी चाहिए। मैं बड़े खुले दिल से कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने बच्चों में संस्कार पैदा करना चाहिए कि अपने बुजुर्गों की आप इज्जत सम्मान करें। लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उन बच्चों को जो अभी नन्हे मुन्ने हैं, अभी ऊपर उभर के ही आ रहे हैं, उनको बाहर की दुनिया नहीं देखी है, जो दुनिया हमने देखी वो उन्होंने नहीं देखी है। तो हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है कि हम भी थोड़े नीचे बने, डाउन हो जाए। डाउन का मतलब ये नहीं कि हम झुक जाएं, हमें भी उनके साथ प्यार करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनको अपने समाज के बारे में बताना चाहिए और उनकी बातों को स्वीकार भी करना चाहिए अगर वो कोई उदंडता का काम करते हैं। लेकिन एक ही बीमारी हमें की है कि मेरा बेटा मेरा सम्मान नहीं करता। सम्मान क्यों नहीं करता, वो कारण कई बार हम भी बन जाते हैं। ये नहीं कहता मैं कि हम बुजुर्गों को सम्मान मिलता है,
लेकिन कहीं कहीं हम इस रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक विद्यालय एक ऐसा है जो अपने बुजुर्गों की इज्जत भी करता है, सम्मान करता है, उनको समय पर स्कूल में बुला करके जो बिटिया बता रही थी कि एक एक बच्चा ऐसा संस्कारी है जो अपने बुजुर्गों के रोजाना कदम छू के आता है, उनका रोजाना खाने के बारे में पूछता है, यहाँ तक भी लिखता है हमारे डायरी के अंदर कि आज मैंने क्या खाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने क्या खाया, मेरे दादा दादी ने क्या खाना खाया। ये भावना हम रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में कि स्कूल में इतने अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं, और जिस स्कूल में ऐसे संस्कार दिए जाएं, वहां से जो बच्चे निकलकर सामने आएंगे वो हमारे समाज को क्या रास्ता दिखाएंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। हमारे बीच जीवा पब्लिक स्कूल के टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है इस विषय पर कि बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं भी बताई, स्टूडेंट्स ने भी बताया कि वो किस तरह से उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा कमी है कि बुजुर्गों में ज्यादा कमी है? नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे शायद टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। जी, जैसे कि हम लोग इंडिया इन एक्शन एक प्रोग्राम करते हैं स्कूल की तरफ से, जिसमें हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स लेते हैं, जैसे कि हमने कभी ट्रैफिक के लिए किया है, या हम कभी बच्चों को अभी लेकर के गए थे ओल्ड एज होम, जहां पर बच्चों ने लाइव एक्सपीरियंस किया कि वहां बच्चे उनके साथ बैठे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, लोग वहां क्यों आए हैं ओल्ड एज होम में, जो अंकल आंटीज थे, तो उन्होंने उन्हें बताया कि हमारा बर्थडे होता है, किस तरह से होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ लोग बीमार थे तो वो हॉस्पिटलाइज थे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी। तो बच्चे इस चीज को जब फेस कर रहे हैं तो वहां पर उन्हें खुद से एक्सपीरियंस किया उन्होंने कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं या हमें कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अब हम जाकर के अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठेंगे। हमने उन्हें बताया कि शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के साथ वो सब बातें ना कर पाए जो कि आपके साथ करेंगे। सो आप उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, आप उन्हें अपने साथ मार्केट लेके जाइए, कोई उनकी पसंद की चीज दिलाइए, उन्हें अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाइए, उन्हें खिलाइए। तो जब आप उनके साथ इस तरह से बैठेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। समस्या से निदान पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम दें उस चीज को। मैम, जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि कमी कहाँ पर है, बच्चों में कमी है या बुजुर्गों में कमी है, इसी बात को मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ कि मैं भी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, जीवा पब्लिक स्कूल में, वहाँ एक और कार्यक्रम होता है दिनचर्या के नियम। इस दिनचर्या के नियम में हमारे स्कूल के जो ऋषिपाल सर हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने नियम को 2 तरीके से बांधा है, एक स्कूल से आने से पहले और एक स्कूल से जाने के बाद। तो उसका पहला नियम ही यही है कि सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करो, जी, माता पिता के चरण स्पर्श करो। तो कमी ना तो बुजुर्गों में है, कमी ना बच्चे में है। जब बच्चा एक छोटा 3 साल का किसी स्कूल के अंदर एंट्री लेता है तो वो ब्लैंक होता है। तो ये स्कूल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज कि वो उन बच्चों के अंदर वो संस्कार दें, वो उन बच्चों की जो 8 घंटे एक स्कूल के अंदर स्पेंड करके जाता है, एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि उनकी जो संवेदनाएं हैं उसको जागृत करें। आप बुजुर्ग किसे मानेंगे? जो व्यक्ति विशेष व्यक्तित्व, अपने बालों सफेद बाल हैं, तोतली जबान हो गई है, अल्जाइमर्स हो गया है, वो बुजुर्ग हैं, या फिर हम उन्हें बुजुर्ग क्यों मानेंगे जो इन सारे प्रॉपर्टीज के साथ आगे बढ़कर इनिशिएट करते हैं, समाज में आगे बढ़ते हैं, दशा और दिशा को तय करते हैं? क्या उन्हें भी बुजुर्ग कहेंगे? नहीं। ये मेरा अपना मानना है कि जीवन यात्रा में ये शब्द बुजुर्गियत, बुढ़ापा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। आप में आगे बढ़ने की, आगे बढ़कर समाज को दिशा दिखाने की बहुत कुवत है। मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई जिनकी उम्र मेरे अनुसार 60 साल की होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आपने जीवन के कितने वसंत देखे हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा, मैं अभी 16 साल का हूं और मेरे पास 44 साल का एक्सपीरियंस है। नाइस। उनके पास ये बेशकीमती धरोहर है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं जिंदगी में, हम वो गलतियां नहीं करेंगे अगर वो हमें राह दिखाएं। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी और अहम चीज है कि एक टैगलाइन है, अगर हम उसे बदल दें तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे देश की क्या, पूरे समाज की, पूरे संसार की दशा दिशा बदलेगी। वो टैगलाइन क्या है? लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, मेरे दादा दादी मेरे साथ रहते हैं। नहीं, हम ये कहना शुरू करें कि हम उनके साथ रहते हैं। ये अक्सर देखिए समाज हमारा कैसे बदलेगा, हम उनकी छाया में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। बहुत खूब बात कही कि परिचय ही बदल देंगे
तो जो सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है, सोचिए तो सोच कितनी बदल जाएगी इस विषय पर। मैं ये सारे इनिशिएटिव जो स्कूल्स में लिए हैं और जो बड़े बुजुर्ग हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें अपने बुजुर्गों की कैसी देखभाल करनी चाहिए, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और इसी दिशा में सरकार की तरफ से जितने भी एक्ट्स हैं उन पे भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें मीडिया और सब कुछ बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो मैम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, अभी ज्यादा बात उठी स्टूडेंट्स की कि हम 8 घंटे स्कूल में स्पेंड करते हैं, अगर हमें वहां अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो घर पर अच्छी तरह से लागू होगी और एक नई दिशा की तरफ सब लोग चलेंगे, क्योंकि बच्चों से सारी चीजें शुरू होती हैं। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? देखिए, कोई भी स्कूल जी अच्छी शिक्षा देने से चूकता नहीं है जी, और बच्चों के विकास के लिए स्कूल और परिवार दोनों की जिम्मेदारी होती है और मेरे ख्याल से हर परिवार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है जी। पर कहीं ना कहीं ये समस्या तो खड़ी है जी, और ये समस्या शुरू होती है जब बुजुर्गों को फिजिकल एलिमेंट शुरू होता है, शारीरिक अक्षमता से, आर्थिक अभावों से, अकेलेपन से और असुरक्षित महसूस करते हैं। और जब उनके साथ इंटरैक्शन कम हो जाता है, इमोशनल सपोर्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, तो ये समस्या पैदा होती है। तो इस समस्या को हम पोते पोतियों देवते देवतियों से अपेक्षा रखते हैं कि वो उस समस्या में उनके साथ आए, और ऐसा हुआ भी है कि बहू बेटे ने सपोर्ट नहीं किया पर पोते पोतियों ने सपोर्ट किया। ऐसा हुआ है कि जो थर्ड जनरेशन उनको सपोर्ट करके इमोशनल सपोर्ट दे रही है। पर इसके साथ साथ अगर हम उस जो बीच की पीढ़ी है, जो मतलब बहू है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, अगर उन लोगों का इमोशनल सपोर्ट इन लोगों को पूरा मिले और वहां इनके अकेलेपन को दूर करने में वो मदद करें, इनको उनके पास टाइम नहीं है जी, एक ही बात है, टाइम नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाना है तो भी उसको पोस्टपोन करते हैं। हमने बड़ी आदर्श की बातें की, बहुत अच्छी हैं, समाज बदल रहा है, जागरूकता आ रही है, स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, पर इसके साथ साथ बच्चों को भी कभी कभी बड़ों से प्रॉब्लम हो जाती है जी। उनको लगता है ये खामखा इंटरवीन करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी अपने ईगो क्लैशेस को एक तरफ कर लें, हम उनको बहुत रोक टोक टोका टाकी ना करें, सास बहू को बेटी मान ले, बेटी सास को माँ मान ले, तो वो परिवार का कायदा कानून और जो एक शांति है वो बनी रहे, वहां एक प्यार का माहौल बना रहे, तो शायद बुजुर्गों का अकेलापन और उनकी जो असुरक्षा है, आर्थिक समस्याएं हैं, वो भी उनको लगता है कि हमारी उपयोगिता खत्म हो गई, परिवार में हमारी अहमियत खत्म हो गई, ये बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों के बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। तो एक जो उनको चूके हुए, थके हुए, हारे हुए का एहसास होता है कि हम हो गए हैं, कि जिंदगी का कोई मायना नहीं रहा, वो शायद खत्म हो जाए अगर परिवार में जो बच्चों को स्कूल से शिक्षा और संस्कार मिल रहा है वो परिवार से भी मिलना शुरू हो जाए। ऐश्वर्या जी, अगला प्रश्न आपसे इसी से जुड़ा हुआ, बात हुई परिवार की, बच्चों की, संस्कारों की, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो हम आए दिन टीवी चैनल्स में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि बुजुर्ग अकेले रहते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है संपत्ति के लिए। तो उनकी सुरक्षा को लेकर समाज में क्या व्यवस्था है, क्या नियम बनाए गए हैं, और अभी उनकी सुरक्षा से जुड़े कौन से ऐसे फैक्ट मौजूद हैं जिन्हें देखते हुए वो सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, सही कहा आपने, क्राइम्स जो हैं, ज्यादातर क्राइम्स ऐसे ही लोगों पे होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं। उसमें बुजुर्ग बहुत ही एक वल्नरेबल क्लास में आते हैं, तो इसलिए बुजुर्गों पे क्राइम्स ज्यादा होते हैं। महिलाओं पे क्राइम्स का अलग एक एस्पेक्ट है, बच्चों पे क्राइम्स का अलग एस्पेक्ट है, पर क्योंकि हम यहाँ बुजुर्गों की बात कर रहे हैं तो अभी काफी इनिशिएटिव्स ये हुए हैं कि बीट कांस्टेबल्स और थानों में इस तरह का एक रिकॉर्ड मेंटेन होने लगा है कि आप ये रिकॉर्ड मेंटेन करें कि आपके थाने के एरिया में कौन कौन सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, और इस तरह के डायरेक्शंस हैं कि जो बीट कांस्टेबल्स हैं वो जब गश्त लगाने जाएं तो वो उन घरों में चेक करें कि वहां सब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। ये सब चीजें हैं, और कई हेल्पलाइंस आ गई हैं जो आपकी पुलिस हेल्पलाइंस है, कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है तो इमीडिएटली टेलीफोन हो सकते हैं, जो आप सर्वेंट्स रखते हैं क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को रखनी पड़ती है मदद, डोमेस्टिक हेल्प, तो
मैंडेट भी यही है कानून का कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन के बिना ना रखे जाएं, क्योंकि ज्यादातर ये जो क्राइम्स होते हैं ये इसी तरह से होते हैं। वो फोर्स्ड एंट्री वाले क्राइम्स नहीं होते, वो उस तरह के होते हैं जो डोमेस्टिक हेल्प की तरह घर में आए और घर में आप लोगों का विश्वास ले लिया और उस विश्वास के बाद में फिर विश्वासघात किया। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पुलिस वेरिफिकेशन को लाइटली मत लीजिए। वो लाइफ और डेथ की सिचुएशन को अवॉइड कर सकता है, इसलिए उसका बहुत बहुत ध्यान रखा जाए कि पुलिस वेरिफिकेशन आपकी किसी भी तरह की डोमेस्टिक हेल्प का हो। आपके आसपास ये तो देखिए कानून की व्यवस्थाएं, पर आपको भी सजग होकर ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग इससे डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे सीनियर सिटीजन एक वल्नरेबल क्लास हो जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट में रहिए, नेबरहुड के कॉन्टैक्ट में रहिए, आपके अड़ोसे पड़ोसे को बताते रहिए। इमरजेंसी के टेलीफोन नंबर सब आपके पास होने चाहिए। और एक जो परिवार से शुरुआत की बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कानून व्यवस्था, पॉलिसी, पुलिस, ये सारा मैकेनिज्म, स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है, पर ये सारा मैकेनिज्म एक तरफ है और परिवार से जो शुरुआत होती है उस मैकेनिज्म का बात एक तरफ है। एक और कहानी हम सबने बहुत ग्रोइंग अप ईयर्स में पढ़ी थी कि कैसे उस फादर ने अपने बच्चे को कहा कि वो ब्लैंकेट लाके स्टेबल में दे देना, दादाजी स्टेबल में रहेंगे। तो उस बच्चे ने उस ब्लैंकेट के 2 टुकड़े कर दिए। तो उसके फादर ने बोला ये 2 टुकड़े कर दिए, इतने आधी ब्लैंकेट से क्या होगा? तो उस बच्चे ने बोला आधी ब्लैंकेट आपके लिए रखा हूं, जब आपको स्टेबल में सोने के लिए दूंगा तो आपके लिए वो ब्लैंकेट रहेगी। तो एक मेरी आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट और हमारी नेक्स्ट पीढ़ी से, नेक्स्ट जनरेशन से है कि देखिए आप एक बहुत बड़ा पुल का काम कर सकते हैं, आप एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, आप एक सूत्रधार का काम कर सकते हैं आपके ऊपर की दोनों जनरेशन्स को के सामंजस्य को बना के रखने के लिए। आपके पेरेंट्स अभी अपनी लाइवलीहुड के जद्दोजहद में हैं, पर आप लोगों के लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं आपके दादा दादी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उनका पूरा फायदा उठाइए, उनसे खूब बातें कीजिए, खूब कहानियां सुनिए। और हो सकता है आपको उनकी सारी कहानियां पसंद ना आए, हो सकता है आप डिफर करें उनसे, पर सुनिए तो सही। चर्चा के दौरान एक शब्द आया ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम की जो स्थिति हमारे समाज में बन गई है, एज ए डॉक्टर आप क्या रोल प्ले करते हैं? क्या आप लोग ओल्ड एज होम जाते हैं, वहां उन नागरिकों से मिलते हैं, बुजुर्गों से? आप किस तरह का योगदान देते हैं एज ए डॉक्टर, अगर बात की जाए तो? देखिए, मुझे लगता है प्रियंका, इसमें एज ए डॉक्टर के साथ साथ नागरिक का भी एक अहम रोल है। और नागरिक होने के नाते मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं ओल्ड एज होम जाऊं और लोगों से मिलूं, और मैं अक्सर ऐसा करता हूं। अभी कुछ दिन पहले भी हम एक ओल्ड एज होम गए, तो एक जो एयर है और जो ऑरा है जो इसके अराउंड, कि देखिए आप ओल्ड एज होम में तो डिक्टेड लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर सपोज किसी के घर में माहौल ऐसा है या बहुत परेशानियां हैं, तो आप ओल्ड एज होम में आ गए हैं, वहां भी पॉजिटिव माहौल हो सकता है, वहां भी जो है जिंदगी अच्छे से अच्छे ढर्रे पे चल सकती है, और वहां भी जो है ना जिंदगी के तार जो है एक दूसरे से अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं। जहां तक डॉक्टर के तौर पे मेरा रोल है, देखिए